चलो अब आगे करो इसको। अच्छा वो पॉलिटी की क्लास कह रहे थे, मुझे एक क्लास बची है मेरी पॉलिटी लास्ट में, मैं किसी भी दिन करवा दूँ, एक ही बची है बस, पॉलिटिकल सिस्टम में एक क्लास बची है लास्ट, तो वो किसी एक घंटे में हो जाएगा, राजभाषा और संविधान संशोधन है ना, तो लगभग 45 मिनट एक घंटे में उसको कवर करना। अच्छा वो भी पढ़ना है, करा देंगे उसको। वैसे उसको तो कर सकते हो आप, जैसे ये अलग से कौन सी किताब पढ़ते हो उसके लिए, राज व्यवस्था के लिए, उसमें जैसे पदाधिकारी होंगे ना, दो टॉपिक कर लोगे, अगर कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा लूंगा। क्या, एक तो कमीशन होते हैं, कमीशन आयोग होते हैं ना, अलग अलग आयोग बने होते हैं, जैसे मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, यूकेपीएससी, लोक सेवा आयोग, तो आयोग वाला पोर्शन होता है। एक अधिकारी जैसे कैग हो गया, महाधिवक्ता, महान्यायवादी है ना, अटॉर्नी जनरल, ये क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। क्या करोगे, खुद कर लोगे, मैं ही करवाऊँ? मैं तो करा ही दूंगा फिर ना। चलो ठीक है, चलो पर फिलहाल आप इस पे आ जाओ, तो चलो मैं सैटरडे के दिन करवा दूंगा, फिर 2 क्लास कर देंगे उसकी। अभी आपने कल टॉपिक डाला था फतेह शाह, है ना, राजा फतेह शाह। चलो अब आगे इसको बनाओ। सबसे पहले देखो, सबसे पहली बात आपके पास ये आई कि परमार वंश में एक राजा हुए, उनको नाम बोलते हैं हम फतेह शाह। और फतेह शाह जो है वो परमार वंश के राजा हुए कब से कब तक बताओ, 1664 से 1716 तक। ठीक है, अभी तो मेरे ख्याल से फतेह शाह के बारे में कुछ बातें करी नहीं है आपने, ज़्यादा बेसिक बातें हैं कि गढ़वाल की राजगद्दी पर राजा हुए थे फतेह शाह, और जिस समय गढ़वाल के राजा फतेह शाह हुए, अच्छा याद आया मुझे, कल तुम सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे थे, पुरिया नेथानी, तो फतेह शाह गढ़वाल का राजा। और फतेह शाह के टाइम पीरियड में अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाओ तो यहाँ पर राज्य था दापा, ये हमारे पास दापा राज्य है, दापा का मतलब तिब्बत है, और ये यहाँ पर सिरमौर है राज्य, इस तरफ ये राज्य था सिरमौर, और नीचे की तरफ दिल्ली है। दिल्ली का राजा कौन था, औरंगजेब, दिल्ली के राजा का नाम औरंगजेब था, यानी कि फतेह शाह का समकालीन शासक दिल्ली में औरंगजेब हुआ। और फतेह शाह के टाइम पीरियड में सिरमौर का जो राजा था उसका नाम था रुद्र प्रकाश, इसको कुछ लोग मेदिनी प्रकाश भी कहते हैं ना, इसका नाम मेदिनी प्रकाश भी लिखा होगा, मिल सकता है आपको, रुद्र प्रकाश। दापा के राजा के बारे में तो पता चलता नहीं है। फिर बचा आपका कुमाऊं, और कुमाऊं में खूब सारे राजा थे। फतेह शाह के शुरुआती दौर में यहाँ राजा कौन थे, बाज बहादुर चंद, कल आपने देखा था, बाज बहादुर चंद कुमाऊं के राजा 78 तक रहे। बाज बहादुर चंद के बाद कुमाऊं के राजा हुए उद्योत चंद, उद्योत चंद के बाद यहाँ के राजा हुए ज्ञानचंद, और ज्ञानचंद के बाद यहाँ के राजा जगत चंद। तो आज की क्लास में हम राजा फतेह शाह का शासनकाल जो स्वर्णिम काल था ना, क्यों इनके शासनकाल को स्वर्णिम काल कहते हैं, और इनके शासनकाल की मेन बातों को पढ़ेंगे, कैसे रिलेशन हुए, यहाँ कैसे संबंध, वहाँ कैसे संबंध, चारों तरफ। ठीक है, तो एक तरफ से आप स्टार्ट करो, कहीं से भी कर सकते हो। सबसे पहला आप टॉपिक डालो, फतेह शाह के सिरमौर राज्य के साथ क्या संबंध है, यहाँ इस तरफ का क्या हिसाब किताब है। ठीक है, इनके टाइम पीरियड में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सिरमौर राज्य के साथ इस राजा के क्या संबंध थे, क्या रिलेशन थे। ठीक है, फतेह शाह के सिरमौर राज्य के साथ क्या संबंध थे, फतेह शाह के सिरमौर राज्य के साथ कैसे संबंध हुए। कौन था सिरमौर का राजा, रुद्र प्रकाश। चलो कथा पे इतिहास होता है तो कथा, और मैं हो जाता बोर में, ये कथा सुना के ना मरना है मैंने एक दिन, 100-200 बार सेम, तो ना बदलती भी नहीं है, तो कथा वही कथा हमेशा, पर हो सकता है तुमने ना सुनी हो तो इसलिए फिर से सुन लो। सिरमौर का एक राजा था, सिरमौर के राजा का नाम हुआ रुद्र प्रकाश। ये कहाँ का राजा है, सिरमौर का। फिर हम यहाँ से आगे चले सिरमौर के बाद, तो यहाँ एक राज्य था कांगड़ा, आगे जाएंगे एक राज्य था कुल्लू जो है ना हिमाचल प्रदेश में। फिर आगे जाते तो यहाँ पर ऐसे छोटे गुलेर एक और प्रदेश होता था, शिमला, छोटे राजा थे, एक राजा यहाँ, एक राजा यहाँ, एक राजा यहाँ, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में कई सारे राजा होते थे। फिर हम हिमाचल से चलते रहेंगे तो आगे जाकर के हमें एक राज्य मिलेगा पंजाब, आगे जाकर के एक राज्य था, इस राज्य का नाम था पंजाब। पंजाब के राजा ही मान लो एक हिसाब से जो थे, उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ये थे पंजाब राज्य के राजा या फिर सिखों के गुरु। ठीक है, और ये जो पंजाब राज्य है इसका ठीक पड़ोसी एक राज्य था, ये है पंजाब स्टेट जहां सिख लोग रहते हैं। इसके ठीक पड़ोस में एक राज्य था, उसका नाम था बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में है ना, बिलासपुर ये एक राज्य था। बिलासपुर का एक राजा था, उसका नाम था भीमचंद। ठीक है,
अब जो बिलासपुर का राजा है भीमचंद, देखो ये, और गुरु गोविंद सिंह, ये दोनों थे पड़ोसी पड़ोसी राजा, अड़ोसी पड़ोसी, अगल बगल में रहते थे। और सुनो, हमारे गांव में ये एक मकान है किसी का, मतलब जिसका भी होगा, इसके बगल में ये मकान है, इसके बगल में ये मकान है। मैं अपने गांव की बात कह रहा हूँ। देखो हमारे गांव में ये जो है ना इनका मकान, इनकी ना इनसे नहीं बनती और सबसे बनती है। तुम्हारे गांव में भी ऐसा? सबके गांव में है, दुनिया में है ऐसा। पड़ोसी पड़ोसी की नहीं बनती कभी भी, अड़ोसी पड़ोसी दुश्मन होते हैं, हमेशा की बात है। तो गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ये दोनों थे पड़ोसी राजा। पड़ोसी राजा होने के नाते इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। इतनी बात आपको समझ आई? अब क्या हुआ, ये जो गुरु गोविंद सिंह थे ना, ये गुरु गोविंद सिंह गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए, गर्मियों का सीजन आया और गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए गुरु गोविंद सिंह ना यहाँ नहीं थे। एक बार की बात है, वैसे तो गुरु गोविंद सिंह और भीमचंद ये दोनों के दोनों आपस में क्या थे? दुश्मन थे, ये दोनों आपस में दुश्मन थे। लेकिन एक बार गुरु गोविंद सिंह गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए यहाँ आए हुए थे, रुद्र प्रकाश के पास। यहाँ आ रखे गुरु गोविंद सिंह, कहाँ? तो पौंटा साहिब है ना जहाँ, तो पौंटा साहिब के आसपास गुरु गोविंद सिंह गर्मियों की छुट्टी बिताने आ रखे थे। क्यों? क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का दोस्त था रुद्र प्रकाश, और गुरु गोविंद सिंह के सारे ही दोस्त थे, जितने पहाड़ी राजा थे ना सब उनके दोस्त थे। फतेह साहब भी उनका दोस्त था। ठीक है, तो अब आप समझो, एक राजा था बिलासपुर का, उसका नाम था भीमचंद। एक राजा था पंजाब का, उसका नाम था गुरु गोविंद सिंह। गोविंद सिंह और भीमचंद इन दोनों के आपस में नहीं बनती थी, दुश्मन थे। गोविंद सिंह गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए सिरमौर राज्य यानी कि पौंटा साहिब आए। वो गर्मी की छुट्टी बिता रहे थे, किसके पास? रुद्र प्रकाश। और गोविंद सिंह और फतेह शाह क्या थे आपस में? ये भी दोस्त थे, ये भी आपस में मित्र थे। इतने में क्या हुआ कि जो फतेह शाह की लड़की है ना, फतेह शाह की थी एक लड़की, और बिलासपुर का था एक राजा। बिलासपुर का राजा कौन है? भीमचंद। तो राजा भीमचंद जो था ना, इसका जो लड़का था, भीमचंद का लड़का और फतेह शाह की लड़की, इन दोनों का रिश्ता हुआ, इन दोनों की शादी हो रही थी। तो गढ़वाल के राजा फतेह शाह की लड़की का रिश्ता भीमचंद के बेटे से तय हुआ। क्या मतलब? कि जो गढ़वाल की राजकुमारी है उसका विवाह किससे हो रहा था? बिलासपुर के राजकुमार से। तो शादी तय हो गई। अब बिलासपुर का राजा भीमचंद, भीमचंद का नहीं हुआ शादी, भीमचंद तो राजा, इसका लड़का मतलब। तो भीमचंद अपने बेटे की बारात लेकर के आया। ऐसे ही आएगा ना, बिलासपुर से जब आएंगे हिमाचल प्रदेश, ये देखो ये बारात लेकर के आए। जब ये बारात लेकर के आए तो बारात पहुंची सिरमौर राज्य में। सिरमौर का राजा कौन है? रुद्र प्रकाश। और सिरमौर के राजा के साथ कौन आया हुआ था? गुरु गोविंद सिंह। और गोविंद सिंह का भीमचंद से अच्छा रिलेशन नहीं था, इसलिए गुरु गोविंद सिंह ने बिलासपुर के राजा भीमचंद के लड़के की बारात को रोक दिया। गोविंद सिंह ने कहा नॉट, यहाँ से नहीं जाना, वापिस जाए यहाँ से ना। होता ही तो दुश्मनी में ऐसा ही होता है, निकलो यहाँ से नहीं जाना। तो इसने बहुत बोला यार मत कर भाई, मेरे लड़के की शादी है, बारात है तो की। और ये राजा महाराजाओं की बारात है, ये ऐसा नहीं होता आज की तरह के वन डे वाला हो ना, सुबह गए शाम को वापस, ऐसा नहीं। राजा जब बारात लेके जा रहा तभी राजा लोग आएंगे, पैदल आएंगे तो हिमाचल प्रदेश से पैदल, तो 10 दिन में आने में लगेंगे। फिर ऐसा नहीं कि बारात हुई और निकलो, ऐसा भी नहीं। यहाँ से जब बारात निकलेगी तो बारात निकलेगी, 10 दिन लगेंगे आने में। अब शादी होगी और शादी के बाद ऐसा नहीं कि भागो, ऐसा थोड़ी होता ना। ये मेरे भाई की हुई रे शादी, अभी बहुत 100 साल हो गए, मेरे भाई ने किया लव मैरिज, और उसका लव मैरिज भी कहाँ से हुआ? उसका लव पुरोला, पुरोला, पुरोला है ना उत्तरकाशी में, और हमारा गांव है टिहरी। हमारे गांव से पुरोला जाने में लगते भाई 12 घंटे, पूरे के पूरे 12 घंटे। दिल्ली चल जाओगे इससे जल्दी, इससे दूर है हमारे यहाँ से पुरोला, और वो पहाड़ का रास्ता। और उसका लव मैरिज था तो अब बारात जाएगी वहां, 12 घंटे का रास्ता भाई। अब इतना दूर कौन जाएगा ना, तो गांव के अधिकांश लोग नहीं गए बारात में। अब मेरा तो भाई था तो क्या करना, तो जाना पड़ा। फिर वो मेरे जीवन की बहुत अजीब टाइप की शादी थी। हम बारात निकली हमारे गांव से 2 बजे, हम पहुंचे पुरोला, मतलब जहाँ गांव था, पुरोला के आगे पता नहीं जो भी गांव रहा होगा, 12 बजे रात। बारात कितने बजे गई? 12 बजे। जब तक हम गए गांव के अधिकांश लोग खाना खा के जा चुके थे उनके गांव में, कौन रहेगा 12 बजे तक ना। फिर हम गए, इतनी थकान लग गई रास्ते भर में कि हमारे जाते ही सबसे पहला काम वहां के लोगों ने कहा खाना खाओ बोला। हमने कहा हाँ ठीक है खिलाओ। खाना पीना खाया, हमने सोचा कि डांस डूंस, उन्होंने कहा डांस नहीं, सुबह जल्दी जाना, सो जाओ। 12 बजे पहुंचे, 1 बजे खाना पीना खा के सो गए। हाँ, दूल्हा क्यों सोएगा? कैसे बात है? अब दूल्हा का तो कष्ट है ना उस दिन, उसका तो मेन रोल है, मतलब वो लगा रहेगा। हम जो थर्ड पर्सन, क्या दूल्हे का तो हो जाए अपना हिसाब किताब। अब 12 बजे 1 बजे वो हो गए, मतलब सो गए। और सुबह सुबह उठे 8 बजे,
और 8 बजे उठते ही, जैसे ही उठे, अब हमको लगा पुरोला बड़ी खूबसूरत जगह भी है, पुरोला इधर उधर देखते इधर, 8 बजे जैसे ही उठे वैसे ही मेरा ताऊ आया, उसने कहा चलो चलो लेट हो जाएगी, चलो चलो। और 9 बजे बारात चल गई। कैसी बारात हुई है सर? गए, सोए, वापिस आ गए। घर आके लोग पूछ रहे थे कैसा है पुरोला, हमने कहा पता नहीं कैसा, हमें क्या पता। हम गए, खाना खाया, सो गए, सुबह उठते जैसे ही उठे लेट हो जाएगी, रात पहुंचेगी बोल 12 बजे ना, चलो। 9 बजे गाड़ी में बैठे और 6 बजे घर। अजीब हो गया तो ना। तो अगर जल्दी का विवाह करोगे तो ऐसा होगा, तो इसलिए ऐसा नहीं करते विवाह। अब भाई साहब को मैं आज कहते रहता हूँ अपने भाई साहब को, भाई साहब ऐसा है, आपको ऐसा करना था कि एक दिन जाना था, एक दिन वहीं रहना था, तो एक दिन वहीं रह लेते और तब आते अगले दिन, तब होता ना। तो ऐसे करते थे ये विवाह। यहाँ से राजा की बारात आई, 10 दिन आने में लगा, 10 दिन यहीं रहेंगे और फिर 10 दिन बाद वापस जाएंगे, ऐसा शादी होता था। लेकिन जब भीमचंद के लड़के की बारात आई तो गुरु गोविंद सिंह ने भीमचंद के लड़के की बारात को रोक दिया। दुश्मनी थी ना आपस में, बोले वापिस जाओ। तो भीमचंद को बहुत बुरा लगा। अब क्या करते बताओ? भीमचंद ने ये खबर पहुंचा दी इसके तक, फतेह शाह तक, यार भाई जी हमें लेट हो रही है, क्यों? हमारा रास्ता रोक दिया एक आदमी ने। तो फतेह शाह ने थोड़ा रिक्वेस्ट करी, तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा ठीक है, मतलब फतेह शाह की बात है, इसलिए एक काम करो, जो दूल्हा है, दूल्हा और दूल्हे को ले जाने वाले 4 आदमी जो पालकी में ले जाएंगे, वो जाओ यहां से। मैं 5 आदमियों को यहां से जाने की अनुमति देता हूं। सिर्फ कौन? दूल्हा और उसको पालकी में ले जाने वाले 4 आदमी, क्योंकि शादी में मेन आदमी कौन है? दूल्हा ना, बाकी पहुंचे ना पहुंचे क्या फर्क पड़ता है। तो उसने कहा 5 आदमी यहां से जाओ, बाकी निकलो यहां से, भाग, मार इसको, भाग यहां से। इसने कहा मैं दूल्हा का पापा, उसने कहा तो चल तू भी जा यहां से, भाग सबके सब। तो देखो सिर्फ 5 लोग गए यहां से और बाकी पूरी बारात को वापिस बिलासपुर लौटना पड़ा, वहां से सहारनपुर होकर के, हरिद्वार होके और तो गए यहाँ पैदल यात्रा ना। तो इनका फजीता हो गया ना, वहां गए, फिर 5 आदमी पहुंच गए, दूल्हे का रास्ता नहीं रोका, दूल्हा पहले ही पहुंचा बाबा। और फिर ये बाकी बारात इधर से घूम के फिर पहुंची फतेह शाह के घर में। अब जब फतेह शाह के घर में विवाह हो रहा, भीमचंद के लड़के और फतेह शाह की पुत्री का जब विवाह हो रहा था, तो उस विवाह के बीच में भीमचंद ने क्या देखा कि फतेह शाह की लड़की को गिफ्ट देने गुरु गोविंद सिंह का सेनापति आया हुआ है। गुरु गोविंद सिंह का जो सेनापति है वो फतेह शाह को गिफ्ट देने के लिए आ रखा हुआ। अब फतेह शाह को जब वो गिफ्ट दे रहा तो फतेह शाह खुशी खुशी ले रहा, मतलब उसको गिफ्ट, और थैंक यू चल रहा, फोटो खिंचा रहे धड़ाधड़। तो ये बात भीमचंद को बुरी लगी। भीमचंद ने फतेह शाह को कहा कि जिस गुरु गोविंद सिंह ने हमारा रास्ता रोका और तुमने उसका उपहार स्वीकार किया क्या? वो जो गिफ्ट दे रहा है वो गिफ्ट आप स्वीकार कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। तो ऐसे में भीमचंद को गुस्सा आ गया भाई, और भीमचंद ने कहा हम ये शादी नहीं कर रहे, हम इस शादी के रिश्ते को कैंसिल कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे शादी। और हम शादी नहीं करें, जब रिश्ता टूटने की बारी आई तो फतेह शाह ने कहा भाई मत करो, ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? तब भीमचंद ने एक शर्त रखी, मैं एक शर्त पर आपकी लड़की से अपने बेटे का विवाह करूंगा। क्या है शर्त? इसको मारो, मेरे सामने इसको मार, इसके नाक मुख का मार तू। तो उसने कहा मत कर यार, मेरा दोस्त है। तो उसने कहा ठीक है फिर शादी कैंसिल। तो रिश्ता ना टूटे इसलिए फतेह शाह को गुरु गोविंद सिंह के साथ युद्ध करना पड़ा। 18 सितंबर 1688 इतिहास का एक बहुत बड़ा युद्ध होता है। इस युद्ध को कहते हैं भंगाणी का युद्ध। क्या बोलेंगे इसको? हिमाचल प्रदेश में एक जगह है भंगाणी, वहां पर एक युद्ध हुआ। किस किस के बीच? गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच। तो नीचे से एक पॉइंट आप लिखो, क्या संबंध है सिरमौर राज्य के साथ कि 18 सितंबर 1688 ईस्वी को 18 सितंबर 1688 ईस्वी को 18 सितंबर 1688 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह तथा फतेह शाह के बीच, गुरु गोविंद सिंह तथा फतेह शाह के बीच भंगाणी का युद्ध हुआ। भंगाणी का युद्ध 18 सितंबर 1688, ठीक है, 18 सितंबर 1688 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह और फतेह शाह के बीच भंगाणी का युद्ध हुआ। फतेह शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच भंगाणी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ठीक है, चलो एक बात तो ये आ गई। तो सिरमौर राज्य की तरफ जाते हुए एक लड़ाई सिरमौर राजा रुद्रप्रकाश और गुरु गोविंद सिंह के साथ किसको लड़नी पड़ी? फतेह शाह। अब अगला पॉइंट आओ, फतेह शाह के दिल्ली राज्य के साथ संबंध। दिल्ली के साथ क्या रिलेशन थे? फतेह शाह के दिल्ली राज्य के साथ क्या संबंध थे? अब अगले टॉपिक में आओ, फतेह शाह का
दिल्ली राज्य के साथ क्या संबंध था। दिल्ली का राजा कौन था? औरंगजेब। देखो, दिल्ली का जो शासक हुआ इसका नाम था औरंगजेब। और इतनी बात तो आपको कल ही समझ में आ गई होगी कि औरंगजेब के साथ इसके कैसे रिलेशन थे, अच्छे या बुरे? अच्छे, बढ़िया रिश्ते थे ना। औरंगजेब के साथ फतेह शाह के रिश्ते अच्छे थे। अब क्या हुआ, एक और कहानी आप सुनो। पंजाब का एक राजा हुआ, गुरु गोविंद सिंह से पहले की कहानी है। पंजाब के गुरु हुए, सिखों के गुरु है, उनका नाम था हर राय। ये थे पंजाब में सिखों के एक गुरु। अब सिखों के जो गुरु हुए हर राय, इनका पुत्र था हर किशन। बहुत ध्यान से इस बात को समझना आप। और वहां पर पंजाब में क्या व्यवस्था चल रही थी कि गुरु का बेटा ही गुरु गद्दी को प्राप्त करेगा। और कौन था वहां का गुरु? हर राय। और हर राय का पुत्र कौन हुआ? हर किशन। इसका मतलब हर राय के बाद गुरु किसने बनना था? हर किशन ने। लेकिन हर राय ने हिमाचल प्रदेश में भी कर रखी थी एक शादी चुपके से। इसकी अलग से भी एक शादी हिमाचल प्रदेश में, किसी को नहीं पता। और हिमाचल प्रदेश में इसने जो विवाह किया, वहां उसका एक पुत्र हुआ और उसका नाम था राम राय। तो इसके कितने बेटे हुए? हर राय के 2। एक वो है जिसको पूरी दुनिया को पता है कि इसका बेटा है, और एक वो है कि दुनिया को पता ही नहीं है। अब इसने क्या किया, न तो राम राय को ऐसा बताया कि बेटा मेरी दूसरी शादी है, और न इसको बताया, अब पता किसी को नहीं। और राम राय ने पूछा होगा कई बार, पापा तुम्हारे कितने लड़के? उसने कहा ओनली यू, एक मात्र। और इसने भी ओनली यू, ये हो रहा। अब राम राय को पूछा होगा, पापा आप क्या करते हो? उसने कहा मैं तो गुरु हूं। तो ये भी सपना देखने लगा कि मैं गुरु बनूंगा, ये भी सपना देखने लगा। ये कंट्रोवर्सी बन गई ना, पता किसी को है ही नहीं, कितनी शादी, क्या शादी, कुछ नहीं पता। और कंट्रोवर्सी को सॉल्व करे बिना ही एक दिन हर राय मर गया। जब हर राय की मृत्यु हुई तो अगला गुरु कौन बनेगा? टक मुकुट पहन दिया, मैं हूं अगला गुरु। ये खबर इसके तक पहुंची कि पापा हो गया चित। अब पापा हो गए चित, ये भी लगा बाट, हो भाई मैं हूं उसका लड़का। तो लोगों ने कहा तू ऐसा तो कोई भी बोल देगा, डीएनए टेस्ट भी नहीं होता था ना उस जमाने, कौन है वह? तो उसने कहा मैं हर राय का। लोगों ने पीटा इसको, क्यों बोल रहा? वो तो हमारा गुरु है, उसका बेटा कैसे है? तो प्रूफ के तौर पे इसने कुछ चीजें दिखाई। लोगों ने कहा चल ऐसा थोड़ी होता, कोई भी आके बोल रहा है। उन्होंने अस्वीकार कर दिया। राम राय ने कहा मैं भी तो हर राय का बेटा हूं, तो मुझे गुरु बनाओ। तो उधर पंजाब वालों ने पीटा उसको। उन्होंने कहा गुरु तो ओनली कौन बनेगा? हर किशन। तो फिर राम राय को बहुत गुस्सा आया, और राम राय को गुस्सा आया तो राम राय सीधा दिल्ली भागा। और दिल्ली जाके दिल्ली के राजा औरंगजेब को उसने कहा सर मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। क्या हुआ? तो उसने कहा मेरा नाम है राम राय, मेरे पापा का नाम हर राय। पूरी कथा बताई ना, ऐसा ऐसा हुआ, एक हर किशन भी था, उन्होंने हर किशन को राजा बना दिया, मेरे को नहीं बना रहे, ऐसा पूरी कथा लगा दी। तो औरंगजेब ने कहा ठीक तो किया, फिर उन्होंने हर किशन को ही तो बनाएंगे, तो तेरे पापा की गलती है, बताया नहीं कभी किसी को। तो उन्होंने कहा भाई वही बनेगा यार। लेकिन राम राय रोने लगा वहां, मेरे को भी बनाओ ना, मेरे को कुछ नहीं पता, बल मेरे को गुरु बनाओ बस कैसे भी करके। तो औरंगजेब ने राम राय से बस एक प्रश्न पूछा कि क्यों बनना है तेरे को गुरु? तो राम राय ने कहा कि क्यों बनना, क्या स्कूल कॉलेज जितने मेरे दोस्त थे मैंने सबको बता रखा है पहले से कि मैं गुरु बनूंगा ना। जिन लोगों ने लोग समूह की तैयारी कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि मैंने सबको बोला मैं गुरु बनूंगा, गुरु अब बन ही रहा, तो मेरे को गुरु बनना है भाई। तो औरंगजेब ने पूछा कि सुन भाई तेरे को पंजाब में ही गुरु बनना है क्या आप पंजाब में ही गुरु गद्दी प्राप्त करना चाहते हो? तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, कहीं का भी बना दो, पर गुरु बनना है भाई। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पंजाब का ही बनना है, कहीं का भी बना दो, गुरु बना दो। तो औरंगजेब ने क्या किया, इसके हाथ में एक चिट्ठी लिख करके दी और इसको बोला कि जा श्रीनगर जा। और इस गुरु राम राय को कहां भेज दिया? सीधा श्रीनगर। कौन था राजा? फतेह शाह। औरंगजेब ने एक पत्र लिखा फतेह शाह को कि हे फतेह शाह, ये आ रखा एक लाटा, इसको कहीं का गुरु बना दे यार, देख लेना कहीं व्यवस्था ना, इसको कहीं का गुरु बना दे, बस इसको गुरु बनना है। तो फतेह शाह ने भी बोला हाँ भाई कहाँ का बनेगा? तो उसने कहा कहीं का भी बना दे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो फतेह शाह ने कहा यहाँ का बनेगा? दापा का। उसने कहा ना पहाड़पुर में नहीं भाई, यार कोई जगह दे दे यार थोड़ी बहुत ना, हल्की फुल्की। तो फतेह शाह ने क्या किया, देहरादून के अंदर 3 गांव, देहरादून के 3 गांव की जागीर मतलब देहरादून के 3 गांव की जमीन इसको दे दी। ले इन 3 गांव, एक गांव का नाम था खुड़बुड़ा। खुड़बुड़ा जानते तुम? कहाँ है खुड़बुड़ा? यहाँ पीछे नहीं, सहारनपुर चौक में, मतलब सहारनपुर चौक के पीछे ना, कभी आप जाओगे घूमने तो सहारनपुर चौक के पीछे वाला जो एरिया ना उसको खुड़बुड़ा कहते हैं। तो एक गांव था खुड़बुड़ा, एक गांव था चमासारी पंडितवाड़ी जिसको बोलते हैं, और एक गांव था राजपुर। तो 3 गांव की जमीन, फतेह शाह तो यहाँ का राजा है ना, तो उसने इन 3 गांव की जमीन इसको दे दी। किसको? राम राय को। अब राम राय इस 3 गांव का मालिक हो गया एक साथ। तो वो राम राय आया
और उसने इन 3 गांव में, जो खुड़बुड़ा नाम का गांव था, उस खुड़बुड़ा नाम के गांव में राम राय ने सबसे पहले खुद को गुरु घोषित किया कि मैं हूं गुरु राम राय। राम राय नहीं बोलना, क्या बोलना, गुरु राम राय। और खुड़बुड़ा में गुरु राम राय ने झंडा साहिब स्थापित किया। आपने देखा है झंडा साहिब? आप जाएंगे ना खुड़बुड़ा में तो बड़ा सा एक झंडा है। झंडा मतलब ऐसा भारत का झंडा नहीं, बड़ा सा डंडा है, मतलब झंडा नहीं, वो डंडा है, ऐसा डंडा, उसको बोलते झंडा। ऐसा एक बड़ा सा डंडा ऐसा टेढ़ा ऐसा लगा रखा, उसको बोलते झंडा साहिब। तो सबसे पहले आए और खुड़बुड़ा में उन्होंने एक झंडा साहिब स्थापित किया। और इसी देहरादून में ये राम राय क्या बन गए, गुरु बन गए। सिखों के एक गुरु कौन हुए, गुरु राम राय। वो पंजाब वाली ब्रांच से हटके यहाँ देहरादून में रहे, तो जो भी इनके समर्थक थे वो इनके पास आते रहे, है ना। और फिर यहाँ पर गुरु परंपरा चलने लगी। कहाँ रहते वो, देहरादून में। बाद में राजा आए प्रदीप शाह, तो प्रदीप शाह ने गुरु राम राय को 4 और गांव दे दिए जागीर, तो और बड़ी जमीन हो गई इनके पास, तो वो देहरादून के अंदर ही रहते थे। गुरु राम राय, उनकी पत्नी थी पंजाब कौर, यहीं पर रहते देहरादून में। फिर गुरु राम राय का कोई बेटा ही नहीं हुआ। जब गुरु राम राय की मृत्यु हुई तो समस्या क्या थी कि इनका कोई बेटा ही नहीं हुआ। अब बेटा ही नहीं हुआ तो भाई अगला गुरु कौन बनेगा। अब दिक्कत ये थी अगला गुरु किसको बनाया जाए। तो यहां पर यह डिसाइड हुआ कि जब गुरु राम राय का कोई बेटा ही नहीं है तो अगला गुरु कौन बनेगा, उसके लिए एक नियम बनाया गया। गुरु राम राय की जो पत्नी थी पंजाब कौर, तो पंजाब कौर ने यह डिसाइड किया कि हमारा कोई बेटा तो है ही नहीं, तो ऐसे में डिसाइड हुआ कि गुरु राम राय का जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट रहा होगा, जो इसका सबसे बेस्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट को और क्या बोलते हैं, शिष्य और छात्र, और ये भी बढ़िया लग रहा, शिष्य क्या, चेला, ये है ना। और भाई चेले, चेला ठीक लग रहा ना। तो जो सबसे बेस्ट चेला होगा किसका, गुरु राम राय का। किसको बोलते हैं बेस्ट चेला, मतलब कि मतलब गुरु चल रहा, अब चेला कैसा होता, लगा उसके पीछे ना, हाँ चमचा, थोड़ा अजीब टाइप हो गया पर होता वही है। मतलब चेला का मतलब क्या है, बेस्ट बिल्कुल चमचा। अरे भाई यार मेरे को थूकना था, थूक थूक ऐसा वाला, भाई जी मेरे चप्पल जूता खुल गया, बांध रहा तुरंत, इसको बोलते हैं बेस्ट। मतलब तो जो गुरु राम राय का सबसे बेस्ट स्टूडेंट होगा उसको गुरु गद्दी दी जाए। ये किसने डिसाइड किया, पंजाब कौर ने डिसाइड किया कि जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट है किसका, गुरु राम राय का, उसको हम गुरु गद्दी देंगे। लेकिन उसको गुरु गद्दी मिलेगी पर वो गुरु थोड़ी होगा ना, गुरु तो एक ही था, कौन, गुरु कौन थे, राम राय। और ये जिसको हमने गुरु गद्दी दी है वो गुरु थोड़ी है, वो गुरु कभी नहीं बनेगा। तो उसको गुरु नहीं कहा गया, उसको कहा गया महंत। उसे नाम क्या दिया, महंत। और तब एक नई प्रथा हमारे देहरादून में शुरू होती है, उसको क्या बोलते हैं, महंत प्रथा। गुरु एक ही थे, कौन, गुरु राम राय। अब गुरु राम राय के जो शिष्य थे फिर वो महंत बनने लगे। पहला महंत बना औददास। औददास जो है ना वो गुरु राम राय वाली परंपरा में पहले महंत बने, औददास। औददास के बाद फिर लक्ष्मण दास आए, फिर कहीं 1952 के आसपास में इंद्रेश दास आए। फिर इंद्रेश दास आए तो SGRR एजुकेशनल ग्रुप बनाया उन्होंने, है ना। वो चलो वो बाद में पढ़ेंगे उसको क्यों ऐसा हुआ। फिर बाद में आपके देवेंद्र दास वर्तमान में महंत है, देवेंद्र दास। उन्होंने इंद्रेश दास के नाम पर महंत इंद्रेश मेडिकल ट्रस्ट स्थापित किया, महंत इंद्रेश हॉस्पिटल बना दिया। ये सब है ना SGRR वाले ग्रुप। तो ये जो गुरु राम राय वाली परंपरा है ये हमारे राज्य में किस राजा के शासनकाल में आते, फतेह शाह। कौन राजा था जिसने गुरु राम राय को इस राज्य में बसाया था, राजा फतेह शाह। तो दिल्ली राज्य के साथ इनके संबंध कैसे हैं, तो कल की और आज की कहानी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अच्छे हैं। क्यों कह रहे हैं, एक तो हम पर जजिया कर नहीं लगा, जजिया हम पर नहीं लगा था एक, और दूसरा कि सिर्फ दिल्ली के राजा की कहने भर से हमने एक आदमी को जमीन दे दी, गुरु बना दिया यहाँ पर। तो ये आप एक छोटी सी पॉइंट लिखो। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आते हैं, जैसे किताबों में कुछ बातें लिखी होती है। पहली बात कि गुरु राम राय उत्तराखंड कब आए, देहरादून कब आए, तो लिखा होता है 1699 कि कब आए, कि 1699 में आए। गुरु राम राय की मृत्यु 1683-84 में हो गई थी। मर गया था तो भूत आया उसका, तो 99 में नहीं, वो मर गया था 83-84, 1699 में नहीं आए, तो 99 आते थे ना। तो वो कब आते हैं, तो आप सबसे पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिखा 1676 में, 1676 में, 1676 में औरंगजेब का सिफारसी पत्र लेकर, 1676 में औरंगजेब का सिफारसी पत्र लेकर, 1676 में औरंगजेब का सिफारसी मतलब जिसमें सिफारिश की बात करी हुई, सिफारसी पत्र लेकर
1676 में औरंगजेब का सिफारशी पत्र लेकर गुरु राम राय देहरादून, 1676 में औरंगजेब का सिफारशी पत्र लेकर गुरु राम राय देहरादून पधारे। देहरादून पधारे। अब देहरादून में क्या क्या हुआ फटाफट एक लाइन में लिख दो। गुरु राम राय ने देहरादून में झंडा साहिब की स्थापना करी। झंडा साहिब की स्थापना करी, झंडा साहिब को स्थापित करवाया। एक बात, ठीक है, और कोई बात ही नहीं है, सीधा चलो। इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के पश्चात, जब इनकी मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी पंजाब कौर ने, गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने चेला प्रथा या महंत प्रथा को शुरू करवाया। चेला प्रथा या महंत प्रथा प्रारंभ की। चेला प्रथा, गुरु राम राय देहरादून में पधारे, उन्होंने खुड़बुड़ा में झंडा साहिब की स्थापना की, झंडा साहिब की स्थापना करी। इनकी मृत्यु के पश्चात, जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी पंजाब कौर ने देहरादून में इनकी पत्नी पंजाब कौर ने महंत प्रथा या चेला प्रथा प्रारंभ करी। ठीक है, महंत प्रथा या चेला प्रथा प्रारंभ करी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। 1699 में 1699 में पंजाब कौर ने राम राय की याद में झंडा मेला की शुरुआत की। झंडा मेला की शुरुआत की 1699 में किसने करी? पंजाब कौर। पंजाब कौर ने अपने पति गुरु राम राय की याद में झंडा मेला की शुरुआत की, झंडा मेला को प्रारंभ करवाया, झंडा मेला की शुरुआत की। चलो, झंडा मेला की शुरुआत की। 1707 में पंजाब कौर ने देहरादून में दरबार साहिब क्या है? गुरुद्वारा का नाम है। गुरुद्वारा देखा है? गुरुद्वारा जहां झंडा साहिब है उसके पीछे क्या है? गुरुद्वारा। उस गुरुद्वारा का नाम है दरबार साहिब। 1707 में पंजाब कौर ने देहरादून में दरबार साहिब की स्थापना करवाई। 1707 में देहरादून में पंजाब कौर ने दरबार साहिब की स्थापना करवाई। दरबार साहिब क्या है? तो दरबार साहिब गुरुद्वारे का नाम है। ठीक बात है। चलो फिर आगे लिखो। 1952 में 1952 में 1952 जब देश आजाद हो गया, तो जब देश आजाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? आजादी के बाद इनका जो महंत था उसका नाम था इंद्रेश दास। तो आप लिखना 1952 में महंत इंद्रेश दास ने 1952 में महंत इंद्रेश दास ने SGRR श्री गुरु राम राय SGRR मतलब क्या हुआ? श्री गुरु राम राय एजुकेशनल ट्रस्ट स्थापित किया। एजुकेशनल ट्रस्ट, तो SGRR नाम का जो एजुकेशनल ट्रस्ट है उसमें क्या होता है? स्कूल वगैरह खुलते हैं। कब बना था ये? 1952 में। किसने बनाया था? इंद्रेश दास ने। अपने नाम पे थोड़ी कोई बनाता है ना, अपने नाम पर कोई भी, कौन आदमी ऐसा हो? मोदी बोडा को छोड़ के और कोई नहीं है ऐसा। मोदी जी को छोड़कर भारत में कोई नहीं है जो अपने ही नाम पर स्थापना करे आज तक। मोदी जी ने अपने नाम पे बनाया अंतरराष्ट्रीय मोदी स्टेडियम बनाया ना, हाँ, वो अहमदाबाद स्टेडियम अपने ही नाम पे। नहीं तो ज्यादातर क्या होता है, जब हो जाता काम उसके बाद बनाता आदमी, कि मर गया था उसके दूसरा बनाता है। तो इंद्रेश दास ने बनाया तो किसके नाम पर बनाया? गुरु राम राय के नाम पर। SGRR एजुकेशनल ट्रस्ट, उसके तहत क्या है? उनका ट्रस्ट है। और स्कूल होते हैं ना SGRR वालों के, डिग्री कॉलेज भी है, स्कूल भी है। फीस कितनी होती है वहां? भयंकर महंगी की कम। ट्रस्ट है भाई, मतलब अच्छे काम के लिए बनाया गया कि चलो हम अच्छा काम करें तो कम फीस में आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर देखो 2002 में महंत देवेंद्र दास ने 2002 में महंत देवेंद्र दास ने महंत इंद्रेश
मेडिकल ट्रस्ट स्थापित किया? महंत इंद्रेश दास मेडिकल ट्रस्ट 2002 में महंत देवेंद्र दास, वर्तमान महंत हैं देवेंद्र दास, और उन्होंने क्या बना दिया? इंद्रेश दास मेडिकल ट्रस्ट। तब एक एजुकेशनल ट्रस्ट है एसडीआरआर ग्रुप का, है ना, एक तो एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसमें स्कूल कॉलेज बनाए गए हैं, और एक आपका मेडिकल ट्रस्ट है। ठीक है, चलो जी। तो दिल्ली के साथ कैसे संबंध थे फतेह शाह के? अच्छे थे। सिरमौर के साथ एक लड़ाई हुई थी, क्या नाम था उसका? भंगाणी का युद्ध। किसके साथ लड़ा गया? गुरु गोविंद सिंह के साथ। कब? 1688, 18 सितंबर 1688 इधर लड़ाई हुई थी। दो बातें यहां हो गई। अब चलो जी इधर, यहां कुमाऊं के साथ क्या संबंध थे? अगला टॉपिक देखो, फतेह शाह के कुमाऊं राज्य के साथ क्या संबंध थे? कैसे थे? तो मैं कहूंगा बहुत बेकार थे, खत्म, बेकार थे। कुमाऊं राज्य के साथ क्या संबंध थे? सबसे पहले जब राजा थे फतेह शाह, तो फतेह शाह के शासन काल में सबसे पहली बात, कुमाऊं के राजा जब हुए उद्योत चंद, तो उद्योत चंद ने 1679 और 1680 इन 2 सालों में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया, और दोनों ही साल गढ़वाल का राजा पराजित हुआ, हार गया। 1679 और 1680 किसने अटैक किया? उद्योत चंद से मारा इसको। उसके बाद जब राजा हुए ज्ञानचंद, ज्ञानचंद राजा कब हुआ? 1698 में। 1698 से लेकर 1708 तक ज्ञानचंद ने गढ़वाल राज्य पर 10 बार आक्रमण किया, और 10 के 10 बार उसने गढ़वाल राज्य को खूब लूटा, लूट बचा दी। बार बार अटैक किया, और अटैक करने के बाद उसने गढ़वाल राज्य पर लूट बचा दी। अब तो वर्तमान समाज बदल रहा है, जैसे जैसे समाज में नया जनरेशन आएगा तो लूट शब्द आप बढ़िया से समझ नहीं पाएंगे, पर लूट होती है मतलब कि एक आपका सामान आप ही के सामने छीन करके ले जा देना। मचाई कभी लूट स्कूल में किसी ने तुम्हारे साथ? हाँ, तो देखे नहीं तुमने लूट क्या हुई? सामान है तुम्हारा और छीन के लेगा कोई और, अल्लाह कर ले, जो कर रहा कर ले। तो पावरफुल आदमी, तो लूट बचा दी 10 बार। अब मेरी एक बात को सुनो, बहुत बेसिक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कह रहा हूं। हमने अभी कुछ टाइम पहले एक राजा पढ़ा था, अगर आपको याद हो, उस राजा का नाम था बाज बहादुर चंद। याद है आपको? बाज बहादुर चंद, बिल्कुल बेसिक से समझना। बाज बहादुर चंद ने क्या किया? गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। कब? हाँ कि ना? 1654 में किया था। 1654 में बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल राज्य पर अटैक किया था, शाहजहां का साथ देते समय किया था ना, तभी तो मिली थी इसको बहादुर की उपाधि, नहीं तो इसका नाम क्या था? बाजा था। तो बाज बहादुर चंद ने 1654 में गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। जब बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल राज्य पर 1654 में आक्रमण किया, तो इस आक्रमण के समय ये आया गढ़वाल राज्य में, और गढ़वाल के एक गढ़ में गया। गढ़वाल का एक गढ़ था, उसका नाम था मनीलागढ़। ये था चमोली में मनीलागढ़। ये मनीलागढ़ गया। मनीलागढ़ में नंदा देवी का मंदिर था, और नंदा देवी के मंदिर में जाकर के इसने वहां से नंदा देवी की जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को मंदिर से निकाला, और निकाल करके सीधा ले गया कहां? कुमाऊं। अपने साथ कुमाऊं ले गया नंदा देवी की मूर्ति। राजा महाराजा हो या वर्तमान समय हो, देवताओं के लिए कई बार युद्ध लड़ना पड़ता है, देवता चुराना पड़ता है। देवता ना, ये परंपराएं हैं, मतलब हमारे राज्य की परंपराएं हैं। तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो उत्तरकाशी में, लोअर उत्तरकाशी, गंगाण के बच्चे हैं भाई क्लास में? गंगाण के बच्चे मतलब जैसे चिन्याली, सौड़, अगल बगल एक क्षेत्र है हमारा उत्तराखंड में ना, टेरी और उत्तरकाशी के बीच का एक क्षेत्र है, गंगाण कहते हैं उसे। अगर आप में से कोई भी बच्चा वहां का है ना, तो उधर क्षेत्र में क्या होगा कि वहां की जैसे कोई लड़की है और उसके साथ किसी ने शादी कर दी, तो शादी करने के बाद वो लड़की जब ससुराल जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी। वहां का फेमस देवता है एक धन सिंह देवता, वो भी जाता साथ में, धन सिंह देवता। अटक अतः जैसे हमारे गांव में एक शादी हुई चिन्याली सौड़ से, अतः लड़की आई यहाँ, तो सिर्फ लड़की थोड़ी आई, क्या आई? तो धन सिंह देवता भी आ गया। तो तब तक हमारे गांव में धन सिंह देवता ऐसा ज्यादा पूछते नहीं थे। ऐसे ही एक देव है रथी देवता, तो शादी हो गई तो साथ में ये हो, मतलब पहाड़ का कल्चर है ना कि शादी के साथ एक देवता आ गए, और देवता आ गए, किसी को पता ही नहीं चला कौन भाई तुम, और अगला भाई कह रहा धन सिंह देवता। अब भाई तू कहाँ आया? अब मैं तो इनके साथ आया।
तो ऐसे देवता एक जगह से दूसरी जगह ऐसे लेकर के जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। या फिर पर्वतीय क्षेत्रों में कई बार इस चीज को लेकर के बड़ी लड़ाई होती है। देखो एक मैं शब्द लिख रहा हूं, अगर आपको पता होगा, पता है तुमको पितृकुड़ी जानते? पितृकुड़ी, पितृकुड़ी जानते तुम? हमारा जो परमानेंट घर है उसका नाम है पितृकुड़ी। लास्ट में जाना, जहां तुमने जहां लास्ट में जाना, ये तो टेम्पररी है, दुनिया तो टेम्पररी है ना। अंतिम घर कौन सा है? सबका। ऐसे क्या देख रहा, तेरा भी है मेरा भी, सबका पितृकुड़ी है, यही तो जाना। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है ना, हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में ये नियम है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। और जला देने के बाद क्या होगा कि जब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा तो अंतिम संस्कार के बाद जो उसका वो होगा, क्रियाक्रम कर रहा होगा ना, वो नदी में से एक पत्थर उठा देता है और उसको लोटे में रख देता है। तो ये कौन है? ये दादाजी, यही तो है दादाजी। अब उसको प्रतीक स्वरूप पत्थर में वो बना दिया। फिर उस पत्थर को घर ले आते हैं। 13 दिनों तक घर में जब क्रियाक्रम चलता है तो 13 दिनों तक वो जो लोटा है ना उसको बाहर टांग देते हैं पेड़ वेड़ पे। कौन है वो? दादाजी। 13 दिन बाद दादाजी को उठा के ले जाते हैं और एक पर्टिकुलर घर बना है, प्रत्येक गांव में एक पर्टिकुलर घर बना होता है, इसको बोलते हैं पितृकुड़ी। ऐसा कूड़ा बना पत्थर का। और फिर 13 दिन बाद दादा को, मतलब पत्थर को इसके अंदर रख देते हैं। ओके दादा बाय, दरवाजा बंद कर देते हैं, यहाँ रहो तो इसको बोलते हैं पितृकुड़ी। तो ऐसे बने होते, पितरौड़ा कहते हैं इसको, पितृकुड़ी पितरौड़ा। जिसका पितृकुड़ी या पितरौड़ा नहीं होते हरिद्वार में है उनका, जिसका कहीं नहीं है वो नारायण शिला है हरिद्वार में, वहां सबका है। हरिद्वार नारायण शिला जाओगे ना तो नारायण शिला में लोग बनाते हैं अपना खुद, एक रिवाज है मतलब उत्तराखंड का। अब जैसे मान लो ये हमारा गांव है, यहाँ पे सुनो देखो एक इंटरेस्टिंग, तब बाज बहादुर समझ में आ जाएगा। ये हमारा गांव है, हमारा गांव पहले ना इधर पहाड़ में रहा होगा, ऐसा कहते हैं पहले यहाँ था। तो हमारे गांव में जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो हमारे गांव वालों का जो पितृकुड़ी है ना वो यहाँ है, यहाँ इधर ऊपर। तो बड़ी दिक्कत है, यहाँ बहुत कम लोग रहते हैं लोग, और यहाँ से वहां जाना पड़ता है। जैसे 13 दिन हो गए, 13 दिन बाद जब किसी व्यक्ति की वो जो पत्थर है उसको रखना है ना, तो हमारे गांव से तो पैदल 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 इस गांव जाते हैं। तो जब हम इस गांव जाते हैं तो बहुत कठिन रास्ता है। तो मैंने ये गांव वालों के साथ बात किया कि भाई एक काम करो ना, इतनी सी तो बात है ना, पत्थर ही तो रखना है, तो यही बना दो एक ऐसा कुड़ी, यही बना। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो पितृकुड़ी है वही है। अगर पितृकुड़ी को यहाँ से यहाँ लाना है तो उसका नियम है वाला क्या, अमावस की रात 12 बजे जब बिल्कुल औस होगी तब जाना है यहाँ, और वहां से वो पितृकुड़ी को चुरा के लाना है। तो फिर हमारे गांव वालों ने कहा चलो अमावस का इंतजार करो। फिर आई अमावस की रात और हमारे गांव वाले पहुंच गए चुपचाप वहां। अब पितृकुड़ी उठा रहे थे तो जो ये गांव वाले थे वो डंडा लेके खड़े हो रखे थे वहां। कहाँ? तो हमने कहा पितृकुड़ी ले जा, भाग यहाँ से, नहीं ले जाना। लड़ाई चल रही वहां, कई वर्षों से लड़ाई चल रही है इन दो गांव के बीच में। किसके चक्कर में? पितृकुड़ी के चक्कर में। यानी हमारे राज्य का जो कल्चर है उस कल्चर में कई बार लोग कला संस्कृति देवता पितृकुड़ी के चक्कर में लड़ते रहे। तो ऐसा ही राजाओं के जमाने हुआ। जब बाज बहादुर चंद राजा हुआ वो गढ़वाल राज्य में आया तो वो मनीलागढ़ गया। जब वो मनीलागढ़ गया तो मनीलागढ़ में नंदा देवी की जो मूर्ति थी उसको चुरा करके ले गया कुमाऊं। क्यों? इससे क्या होगा? इससे एक तो कुमाऊं में अब नंदा देवी की पूजा होगी। आज तक नंदा देवी गढ़वाल की देवी थी, अब उसकी कुमाऊं में भी पूजा होगी। जैसे आपके क्षेत्र का कोई प्रसिद्ध देवता है तो जरूरी थोड़ी कि वो देवता हमारे क्षेत्र का भी है, उसको ले जाना पड़ेगा ना। जैसे मान लो आपके जौनसार भाबर में होते हैं महासु देवता, हमारे यहाँ नहीं है महासु देवता। अब मैं चाहता हूं कि महासु देवता की पूजा हो मेरे क्षेत्र में, तो क्या करनी पड़ेगी मुझे? आपके क्षेत्र में आके महासु देवता को उठा के तो अपने यहाँ ले जाना है ना। अब तुम ले जाने दोगे? नहीं ले जाने दोगे ना। मैं तुम्हारे गाँव आया तो तुम रोकोगे ना, लेकिन मैं फिर भी ले गया तो लास्ट में हो गई बेटा है यार गुरु जी। तो यही हुआ यहाँ, ये नंदा देवी को ले जा रहा है कुमाऊं तो ले जाने देगा गढ़वाल का राजा? नहीं, पर वो तब भी ले गया। इसका मतलब उसने पावर दिखा दी। और यहाँ गढ़वाल के राजा की बेइज्जती, हे गढ़वाल के राजा जो अपनी देवी को नहीं बचा पाया, हमको क्या बचाएगा ना। अबे मूर्ति ही ले गया। कौन ले गया मूर्ति को सबसे पहले? इतनी बात समझ आई। अब गढ़वाल का जो मनीलागढ़ है, मनीलागढ़ में जहां नंदा देवी की मूर्ति लगी थी वो जगह हो गई खाली। तो गढ़वाल के राजा को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। उसने कहा यार मूर्ति चुरा ली। तो गढ़वाल के राजा ने कभी स्वीकार नहीं किया। जब लोगों ने कहा हे राजा, गढ़वाल वाले को गई मूर्ति, तो राजा ने कहा अच्छा पागल है क्या, गई नहीं, हमने छुपा रखी बस। और उन्होंने कहा क्यों, तुमने क्यों छुपा रखी? तो राजा ने कहा अब कोई नहीं ले गया मूर्ति, ये मूर्ति हमने खुद हटवाई है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ सोने की मूर्ति बना रहे। तो लोगों ने कहा अच्छा देखते हैं फिर। तो गढ़वाल के राजाओं ने क्या किया, जो मूर्ति उनकी चुरा के ले गए थे ना कुमाऊं वाले, उसकी जगह पर सोने की प्रतिमा बनाई, स्वर्ण प्रतिमा। किसकी? नंदा देवी। तब लोगों ने कहा कि हाँ
इसका मतलब नहीं ले गया होगा। ये देखो गढ़वाल वाला अपनी साख बचा रहा है, गढ़वाल वाला ना, कि ताकि लोगों को लगे कि कौन किसने चुराई। हमने तो स्वर्ण प्रतिमा, जहां पर वो मूर्ति थी ना वहां पर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा बनवाई। और फिर आया ये कौन चंद, तो जैसे ही आया ज्ञानचंद, तो ज्ञानचंद ने सोने की मूर्ति ही चुरा दी। सबसे पहले मूर्ति किसने चुराई यहाँ से, तो बाज बहादुर चंद ने जो मूर्ति चुराई वो कौन सी वाली है, पत्थर की है, नॉर्मल मूर्ति। कौन था जो नंदा देवी की मूर्ति को गढ़वाल से कुमाऊं ले गया सबसे पहले, बाज बहादुर। लेकिन नंदा देवी की सोना वाली किसने, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद सोने की प्रतिमा को यहां से चुरा के ले गए। बेइज्जती हुई ना गढ़वाल वालों की, ए खत्म रे, वे फतेह साले मूर्ति चुरा दी। और फिर ये इस मूर्ति को लेकर के गया कहां, कुमाऊं। सुनो, ज्ञानचंद इस मूर्ति को लेकर के कुमाऊं गया। कुमाऊं में उसका बहुत सम्मान हुआ, बड़ा सम्मान हुआ। उन्होंने कहा यार वाह है ना भाई, लाया ना, कई लोग आए उसको देखने के लिए। जब ये सोने की प्रतिमा कुमाऊं में स्थापित करी गई, तो एक दिन जब कुमाऊं का राजा था जगतचंद, तो पता चला कि किसी ने वहां से भी चुरा दी है। अब वो किसने चुराई वो पता ही नहीं है। कुमाऊं से किसी ने स्वर्ण प्रतिमा चुरा दी। खबर पता चली 6 बजे शाम को, राज दरबार में था वो स्वर्ण प्रतिमा रखी हुई। और शाम को 6 बजे पता चला कि जो सोने की मूर्ति हम गढ़वाल से लेके आए थे वो चुर गई, मतलब हो गया, मतलब गायब। ये राजा ने कहा अबे हमारे राज दरबार के अंदर, तो राजा ने कहा चुप रहो, बताना मत किसी को। बेइज्जती होती ना, राजा की बेइज्जती होगी कि जो राजा अपने घर के अंदर की सोने की प्रतिमा नहीं बचा पा रहा है वो राज्य की रक्षा क्या करेगा। तो जगतचंद ने कहा चुप रहो। और जगतचंद ने क्या किया, अपना राज खजाना निकाला, जो भी उसका राज खजाना था। उसके राज खजाने में जितने सोने चांदी थे ना, जितने सोने के सिक्के थे, उसकी रानियों के जितने गहने थे, उसने उन सभी गहनों को पिघलाया, सोने को पिघलाया। और एक ही रात में नंदा देवी की नई सोने की प्रतिमा तैयार करी। कौन भाई ने, जगतचंद ने एक ही रात में जितना सोना चांदी था सारा का सारा सोना चांदी पिघलाकर और रातों रात नंदा देवी की नई प्रतिमा तैयार करी। लेकिन वो नई वाली पहले जैसी नहीं, तो टेढ़ी मेढ़ी बन गई ना। लोगों ने कहा क्या हुआ नंदा देवी को, ऐसा हो गई है थोड़ा सा। तो फिर बाद में पता चला कि इसने पिघलाया। फिर बाद में आए रुहेला। आपने नाम सुना होगा, रुहेला जो नीचे रहते, तराई भाबर में जो मुगल प्रशासक रहते थे। जब रोहेलाओं ने आक्रमण किया तो रोहेला ये वाली मूर्ति भी चुरा करके चले गए, तो वो मूर्ति भी चली गई। तो पत्थर वाली वही जहां थी। तो ये पत्थर वाली मूर्ति ना, ये अल्मोड़ा के अंदर जो राजा होते थे, ये जो राजा महाराजा थे ना, इनका एक महल था मल्ला महल, उस मल्ला महल में होती थी। तो ट्रेल एक कमिश्नर आया कुमाऊं का, और उसने फिर ये मूर्ति वहां से निकाली और निकाल के नंदा देवी की मंदिर में रख दी। तो अगर आपको ये मूर्ति देखनी है तो अल्मोड़ा जाना पड़ेगा। और ये बात देखना नहीं कैसी मूर्ति, जिस मूर्ति के चक्कर में इतने साल तक लड़ाई हुई, तो अल्मोड़ा के नंदा देवी मंदिर में वो मूर्ति हमको दिखाई दे देती है। तो ये मूर्ति का बड़ा प्रश्न आ जाता है। मूर्ति तो डालो टॉपिक, मूर्ति मतलब मूर्ति मत डाला टॉपिक पर, मूर्ति बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई क्वेश्चन। मूर्ति घूमती रही, तो मैं ये पॉइंट अब लिखवा दे रहा हूं तुमको, मूर्ति के प्रश्न। सबसे पहले आप पहला पॉइंट लिखो, 1654 में बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। 1654 ईस्वी में बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया 1654 ईस्वी में बाज बहादुर चंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया। और नंदा देवी की प्रतिमा, स्वर्ण प्रतिमा नहीं, नंदा देवी की प्रतिमा को गढ़वाल से ले जाकर मल्ला महल में स्थापित करवाया। मल्ला महल में स्थापित करवाया। गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को ले जाकर मल्ला महल में स्थापित करवाया। ठीक है, फिर अगले पॉइंट में आओ। 1699 में ज्ञानचंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर 1699 ज्ञानचंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण करके नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा, स्वर्ण सोने वाली कौन ले गया, ज्ञानचंद, और पत्थर वाली बाज बहादुर। 1699 में ज्ञानचंद
नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को गढ़वाल से कुमाऊं राज्य ले गया। गढ़वाल से कुमाऊं राज्य नंदा देवी की सोने वाली प्रतिमा, सोने की मूर्ति कौन ले गया? कौन है? हाँ, ज्ञानचंद। ज्ञानचंद ले गया सोने वाली मूर्ति। बोला बोल ही नहीं रहा, वो भूल गया अचानक से ना, हो जाता कभी। तो ज्ञानचंद सोने वाली मूर्ति को यहां से उधर लेकर के चले गया। फिर वहां से भी चूर दिया किसी ने उसको। तो अगले पॉइंट में लिखना, जगत चंद ने, मूर्ति एक ही जगह पे खत्म कर दो इसको। जगत चंद ने एक ही रात में स्वर्ण सिक्के पिघलाकर, जगत चंद ने एक ही रात में स्वर्ण सिक्के पिघलाकर नंदा देवी की प्रतिमा तैयार करी। नंदा देवी की प्रतिमा तैयार की। एक ही रात में सोने के सिक्के पिघलाकर किसने नंदा देवी की प्रतिमा तैयार करी? जगत चंद। ठीक है। फिर ट्रेल ने बाद में सारा मामला निपटा दिया, वो उस मूर्ति को वहां लेकर के चले गए। तो देखो, इस समय कुमाऊं के राजा बड़े पावरफुल है। वो गढ़वाल में आए, देखो उद्योग चंद ने दो अटैक किए, यहाँ लूट मचाई। उसके बाद ज्ञानचंद बना, ज्ञानचंद ने 10 बार अटैक किया, 10 बार लूटा, सोने की मूर्ति भी ले गया। इसके बाद राजा कौन आए? जगत चंद। और ये कहानी आप पढ़ चुके हो, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो चाहे तो। 1709 में जगत चंद ने श्रीनगर राज्य को विजित कर लिया। जीत गया था ना? जीता था नहीं जीता था बताओ? वापिस किसने लिया था इसको? पुरिया ने, थाड़ी ने। तो 1709 में जगत चंद ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण किया और जगत चंद ने श्रीनगर राज्य को जीत लिया। ठीक है। जगत चंद ने श्रीनगर नाम का राज्य उसे जीत लिया। लो जी, उद्योग चंद, ज्ञान चंद, जगत चंद। ठीक है, मतलब ये बढ़िया हिसाब किताब। और क्या किया फतेह शाह ने? क्या फतेह शाह ने दापा राज्य पर आक्रमण किया? तो हाँ, तो अगले पॉइंट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना 1692 फतेह शाह ने दापा राज्य पर आक्रमण करके उस राज्य को विजित किया। फतेह शाह ने 1692 में दापा राज्य पर आक्रमण करके दापा राज्य को भी विजित कर लिया, जीत लिया। दापा राज्य को भी जीत लिया। 1692 में इसने दापा राज्य पर आक्रमण किया और दापा राज्य को भी विजित कर लिया। 1697 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1697 में फतेह शाह ने सहारनपुर राज्य पर आक्रमण करके उसको भी जीत लिया। है तो खतरनाक टाइप लग रहा ना ये, लेकिन कुमाऊं वालों ने खूब पीटा भाई को इसको। तो 1697 में फतेह शाह ने सहारनपुर राज्य भी विजित कर लिया, सहारनपुर का राज्य भी जीत लिया। 1697 फतेह शाह ने सहारनपुर का राज्य भी विजित कर लिया। सहारनपुर भी जीता, दापा भी जीता, सिरमौर में लड़ाई, दिल्ली में अच्छे संबंध, कुमाऊं के साथ लड़ाई चल रही। तो ठीक ठाक है, मतलब ना पूरा पैकेज है, पूरा का पूरा ही फतेह शाह। चलो, इसके बाद ये तो इसकी लड़ाई झगड़ों की कहानी। लड़ाई झगड़ों की कहानी के बाद अपने राज दरबार में कहते हैं ये बहुत संपन्न राजा था, बहुत पैसे वाला राजा था। इसके शासन काल में गढ़वाल राज्य में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। तो राज दरबार में क्या क्या खासियत थी? सबसे पहले इसके दरबार में नवरत्न थे। पहली बात क्या थे? नवरत्न। कोई कोई आदमी होता नवरत्न रख देते, जैसे भारत में किसके दरबार में थे नवरत्न? अकबर और चंद्रगुप्त सेकंड। हाँ, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। नवरत्न का मतलब होता है कि मैं राजा हूं और मेरे राज्य के अंदर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सबसे सफल जो व्यक्ति है उसको मैं अपने दरबार में रख दूं। बोलने का मतलब समझो, जैसे मान लो कि मैं राजा हूं और मुझे गाना सुनने का शौक है, और गाना सुनने का शौक है तो मैं अब किसी गायक को देखूंगा जो सबसे खतरनाक गायक होगा। कौन है सबसे नंबर 1 वाला गायक? हाँ, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी ना, गढ़वाल राज्य। तो मैं नरेंद्र सिंह नेगी को बोलूंगा चलो नेगी जी बैठो यहाँ। तो नरेंद्र सिंह नेगी मेरे दरबार में रहेंगे, तो उनको अफोर्ड करना भी तो एक काम है ना, कि नरेंद्र सिंह नेगी अगर मेरे दरबार में तो मेरे लिए गीत लगाएंगे। मैंने बोला चलो सुबह सुबह लगा, झुमेलो वाला गीत लगा दे। एक गीत सुना तो भाई जब मैं चाहूंगा तब उनको गीत गाना है, तो अब वो सैलरी भी तो लेंगे ना।
और सबसे बड़ा गायक है तो सैलरी भी तो खूब लेगा, तो अफोर्ड करना भी तो होना चाहिए बस की। तो इस राजा के दरबार में थे नवरत्न, मतलब एक चित्रकार, एक कलाकार, एक मान लो गायक, एक कवि, एक ऐसा। तो कौन सा परमार वंश का राजा है जिसके दरबार में नवरत्न थे? फतेह शाह। एक। दूसरा, फतेह शाह का चित्रकार, इसका जो चित्रकार था उसका नाम था मंगत राम। मंगतू भैया, मंगतू भैया किसका पापा है? मोलाराम का पापा है ना। तो मोलाराम आने वाला, मोलाराम भयंकर आदमी हो, बस इसके तुरंत बाद है मोलाराम की एंट्री। तो मंगत राम जो है वो फतेह शाह का चित्रकार था, ठीक है, चित्रकार। तो मंगत राम ने फतेह शाह के चित्र बनाए हैं। मंगत राम ने फतेह शाह के जो चित्र बनाए हैं, उन चित्रों में फतेह शाह घोड़े पर बैठा हुआ है और हाथ में तलवार लेके ऐसे खड़ा हो रखा, ऐसा ना फोटो, मतलब अलग अलग होता है, देखो दौर होता है अलग अलग। तुमने अपने मम्मी पापा के जमाने वाली फोटो है तुम्हारे घर में, मम्मी पापा वाली, तो उन्होंने फोटो खिंचाते हुए गुलदस्ता नहीं पकड़ रखा हाथ में? सबके लगभग कॉमन है कि मतलब जब फोटो खिंचा रहे तो एक फूल का गुलदस्ता, अजीब टाइप की पोज है उनके, जैसे पेड़ है तो ऐसे पेड़ पकड़ दिया, तो उस दौर की कला और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं ना, इस टाइप के बना रखे रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से देखो, और जैसे मम्मियां होंगी तुम्हारे, मम्मी वाली जो एज ग्रुप है, जैसे उनकी शादी, तो उनकी शादी में ऐसे टिपकी लगा रखी होगी उन्होंने मुंह पे ना, ऐसे दुल्हन है टिप 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 ऐसे से लगा देते, ऐसे मुंह पे ना टिकी 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 ऐसे गोल बना देते, लिपस्टिक का गोला लगा दिया। कुमाऊं में तो उस पे भी लगा देते, दूल्हा के भी लगाते हैं कुमाऊं में, अभी भी ना शादी होती तो दूल्हा के भी लगाते थे टिक्की। तो उस जमाने की कला संस्कृति को प्रदर्शित करता है। तो मंगत राम जो फतेह शाह का चित्रकार था, इसने फतेह शाह के चित्र बनाए हैं, और फतेह शाह के जो चित्र है ना वो बिल्कुल बोलते हैं किसकी तरह है? शिवाजी के समान, जैसे शिवाजी के चित्र थे। तो नीचे से आप एक पॉइंट लिखना, मंगत राम ने फतेह शाह के जो चित्र बनाए हैं वह चित्र किसके समान है? शिवाजी के समान है। तो एक भयंकर गैंग है, आजकल थोड़ा गायब हो गई, पर बीच में एक बहुत खतरनाक गैंग उठी उत्तराखंड में, अब पता नहीं गायब हो गए वो, पता नहीं कहां चले गए। वो हर चीज के पीछे प्रश्न बनाते थे। उन्होंने एक प्रश्न ये भी बना रखा था, गढ़वाल का शिवाजी कौन बल? ये बल। ये क्यों? शुद्धि था ना, वो बना देते थे। शिवाजी देखा, गढ़वाल का शिवाजी, गढ़वाल का अलना, गढ़वाल का फलाना, ऐसे बनाते थे। अब गायब हो गई गैंग, इसको बोलते थे वो गढ़वाल का शिवाजी। गढ़वाल का शिवाजी नहीं है ये। गढ़वाल का शिवाजी क्यों होगा? शिवाजी तो मुगलों के खिलाफ लड़ा और ये तो मुगलों का दोस्त है, तो ये गढ़वाल का शिवाजी नहीं। इसके चित्र शिवाजी के समान है ना। जो फतेह शाह है, फतेह शाह के जो चित्र है वो शिवाजी के समान है। ऐसा नहीं रट्टा मारना उनको, वो तो बनाते रहे गढ़वाल का युधिष्ठिर, गढ़वाल का भीम, गढ़वाल का अर्जुन, ऐसा ना जी ना। चित्रकार है मंगत राम। मंगत राम ने फतेह शाह के जो चित्र बनाए हैं वो चित्र शिवाजी के समान है। तो ये इसका चित्रकार आ गया। और इसके दरबार में क्या थे? नवरत्न। अगले पॉइंट पे आओ। फतेह शाह के शासन काल को, फतेह शाह का जो शासन काल है उसे गढ़वाल राज्य में साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। फतेह शाह के शासन काल को गढ़वाल राज्य में साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। साहित्य का स्वर्णिम काल। साहित्य का स्वर्णिम काल का मतलब इस समय खूब साहित्यों की रचना होगी, इसके कालखंड को साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। किसको? फतेह। साहित्य का स्वर्णिम काल कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि भैया इसके जमाने में खूब सारी किताबें लिखी गई। ठीक है, अब मैं किताबों के नाम लिख रहा हूं जो फतेह शाह के शासन काल में लिखी गई। फतेह शाह यशोवर्णन, ये लो जी पहली किताब, फतेह शाह यशोवर्णन, ये पहली पुस्तक है जो फतेह शाह के शासन काल में लिखी गई। रामचंद्र कंडियाल इस पुस्तक के राइटर है, रामचंद्र कंडियाल। फतेह भूषण, ठीक है, एक पुस्तक है फतेह भूषण। फतेह भूषण नाम की जो पुस्तक है वो रतन कवि ने लिखी। सब इसके दरबार में आते रहते थे कवि वगैरह। रामचंद्र कंडियाल ने फतेह शाह यशोवर्णन नामक पुस्तक लिखी। फतेह भूषण ये पुस्तक रतन कवि के द्वारा लिखी गई। फिर एक कवि है भारत में, बहुत बड़ा नाम है उनका, आपने जरूर नाम सुना होगा, मतीराम। सुना है? कवि थे एक मतीराम। तो भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे मतीराम। इन मतीराम नाम के कवि ने फतेह शाह के दरबार की यात्रा की थी। ये फतेह शाह के दरबार में आए थे, और जब ये फतेह शाह के दरबार में आए
तो इन्होंने यहां पर आकर के 2 पुस्तकें लिखी। एक पुस्तक का नाम था रसराज ग्रंथ, एक पुस्तक का नाम रसराज ग्रंथ, दूसरी पुस्तक का नाम छंदसार पिंगल। छंदसार पिंगल और रसराज ग्रंथ नाम की 2 पुस्तकें मतीराम नाम के कवि ने फतेह शाह के दरबार में लिखी। मतीराम ने फतेह शाह के दरबार में आकर के रसराज ग्रंथ और छंदसार पिंगल नाम की किताबें लिखी, 2 किताब लिखी। ठीक है, अब देखो जो रसराज ग्रंथ है, रसराज ग्रंथ, ये किताब लिखी किसने है? मतीराम। किसके ऊपर लिखी, यानी किसको समर्पित है? तो आप कहेंगे मंगत राम को समर्पित। ये पुस्तक उसने मंगत राम को समर्पित की, मतलब मंगत राम के ऊपर लिख दी, रसराज ग्रंथ। ठीक है, कवि मतीराम। मतीराम ने किस राजा के दरबार की यात्रा करी? फतेह शाह के दरबार की यात्रा करी। ठीक है, फतेह शाह के दरबार की यात्रा करी। फतेह शाह के दरबार की यात्रा करने के बाद मतीराम ने रसराज ग्रंथ लिखा। तो रसराज ग्रंथ लिखा गया और दूसरे से लिखी छंदसार पिंगल। और रसराज ग्रंथ किसको समर्पित था? मंगत राम को। तो ये एक राजा हुआ, बहुत लंबे टाइम तक गढ़वाल की राजगद्दी पर एक राजा हुआ। उस राजा का नाम क्या था? फतेह शाह। छोटी उम्र में बन गया था राजा। छोटी उम्र में नहीं बनना चाहिए ना, छोटी उम्र में राजा थोड़ा सा दिक्कत होते। अब क्या हुआ, लेकिन देखो फतेह शाह की जब मृत्यु हुई तो सब बढ़िया था। फतेह शाह का लड़का था, फतेह शाह के लड़के का नाम उपेंद्र शाह था, उपेंद्र। तो जैसे ही फतेह शाह की मृत्यु हुई, फतेह शाह की मृत्यु के बाद राजा किसको बनाया? जब भी किसी को राजा बनाते होंगे, हमें नहीं पता है, एक आइडिया लगा रहे हैं कि जब किसी को राजा बनाते होंगे तो आप बताओ, जैसे किसी को राजा बनाया तो राजा क्या करता होगा भाई? पिछले वाले राजा का एक कपड़ा पहनता होगा कि नए बनाता होगा? पिछले वाले का नहीं पहनता होगा, तो ठीक नहीं है ना, मतलब पापा का। और साइज भी तो होगा अलग अलग। तो इसका मतलब जैसे ही कोई राजा बनेगा तो सबसे पहला काम क्या करेगा? कपड़ा सिलाने को देगा, जो वो पहनेगा। मुकुट पापा ही वाला पहनता होगा कि पापा का कपाल बड़ा हो तो बाई चांस तो थोड़ी दिक्कत होगी ना, तो थोड़ा एडजस्ट करने को देगा। मुकुट सेम रहेगा पर थोड़ा लोहार को देना है भाई, थोड़ा अंदर पिचका इसको, ऐसा देता होगा ना। तो ऐसा होता था। जैसे राजा की मृत्यु तुरंत राजा नहीं बनता है, राजा की मृत्यु के बाद ऐसा कपड़ा सिलाने को दे दिया, मुकुट सेट करने को दे दिया, फिर होता था राज्याभिषेक। तो जब फतेह शाह की मृत्यु हुई, फतेह शाह की मृत्यु के बाद राजा किसको बनाया? उपेंद्र शाह को। जल्दी बना दिया राजा। उपेंद्र शाह ने राजा बनने के बाद नया कपड़ा दे दिया सिलाने के लिए, कि अब थोड़ा नए कपड़े सिलाने को दिए, मुकुट बनाने को दिया। अब जैसे कपड़ा दिया सिलाने को, अब कपड़ा जब तक वापिस आया उससे पहले मर गया था ये। इतनी जल्दी सोचो, जरा कपड़ा दिया ना, टेलर ने बोला दे रहा 10 दिन में, भाई 9 दिन में खत्म। फिर दिक्कत हो गई उपेंद्र शाह। उपेंद्र शाह मारा गया मतलब मृत्यु हो गई उसकी। उपेंद्र शाह के लड़के का नाम था प्रदीप शाह और ये 5 साल का था। तो राजा देखो कौन बना? फतेह शाह के बाद कौन बना? उपेंद्र शाह। कितने साल का? मान लो 25 साल का। तो लोग खुश हुए कि यार वो छोटे बच्चे से थोड़ा सा सहूलियत मिल गई, छोटा बच्चा राजा ना बने। तो सबने बोला कि ठीक है बना दो इसको। उपेंद्र शाह राजा बना। राजा बनते ही तुरंत मर गया। अब जैसे ही उपेंद्र शाह की मृत्यु हुई तो लोगों ने हल्ला किया, लोगों ने कहा अब रहने दो, बहुत हो गया भाई, हमेशा बना देते छोटू को। 10-15 साल तो लगे छुपम छुपाई खेलने पे ना, इस बार ऐसा नहीं होगा। लोगों ने कहा कि इस बार हमें छोटा राजा नहीं चाहिए, उपेंद्र शाह के भाई को बनाओ, इसके भाई को राजा बनाओ। उपेंद्र शाह का भाई हुआ दिलीप शाह और इसको बना दिया राजा। और दिलीप शाह को राजा बना। ये तो 9 दिन में मरा, ये 5 ही दिन में मर गया। तो ये भी मर गया, ये भी मर गया। लो फिर आगे छोटू। यहाँ बड़ा आदमी राजा ही नहीं बन रहा ना। पृथ्वीपति शाह कब बना राजा? 5 साल में। फतेह शाह 5 साल में, ये भी 5, छोटी उम्र में। फिर आ गए छोटू, अगला छोटू प्रदीप शाह। तो एक संकट वाला दौर है पृथ्वीपति शाह के बाद, जब जो भी राजा बनता है वो छोटी उम्र में बनता है। ठीक है, तो कल करते हैं इसको, आज आप इतना करो। चलो।